एपिस्टेक्सिस 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 क्या है ये एपिस्टेक्सिस? नेजल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। आज हमने एपिस्टेक्सिस ले ही लिया है तो फिर एपिस्टेक्सिस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्शन ऑफ एपिस्टेक्सिस, हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस द एपिस्टेक्सिस। फ्रेंड्स, एपिस्टेक्सिस मीन्स मैंने आपको बताया नेजल ब्लीडिंग। आपको एक आर्टरी का नाम याद रखना है, आर्टेरियल अरेंजमेंट का नाम याद रखना है जिसका नाम है किसलबैच प्लेक्सस। किसलबैच प्लेक्सस नेजल सेप्टम के अंदर पाई जाने वाली एक स्मॉलेस्ट मीन्स बिल्कुल फाइन नेटवर्क रहता है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। आर्टेरियल इस तरह से अरेंजमेंट रहता है जिसको हम प्लेक्सस कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही फाइन रहता है। इसकी दीवारें बहुत ही, ये आर्टरी को यदि मैं बड़ा करके बनाऊं तो इसकी जो दीवार है ये दीवार बहुत ही पतली रहती है, इजीली ये रप्चर हो सकती है। ठीक है, तो इसी कारण से नेजल ब्लीडिंग होती है। सपोज किसलबैच प्लेक्सस को किसी भी कंडीशन से यहाँ से डैमेज हो गया तो यहाँ से ब्लीडिंग ये स्टार्ट हो जाती है और इसी ब्लीडिंग को हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। क्लियर? अब ये किसलबैच प्लेक्सस के अलावा एक जो मेन आर्टेरियल जहां से ये ब्रांच आती है, एक आर्टरी पीछे की तरफ रहती है, ठीक है, और ये पोस्टेरियर आर्टरी होती है और यहां से भी डैमेज होके ब्लीडिंग होती है। क्लियर? इस कारण से भी ब्लीडिंग आती है। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन देखते हैं, एंटेरियर आर्टरी का डैमेज होना या पोस्टेरियर आर्टरी का डैमेज होना, दो साइड इसकी रहती है। अब ये एपिस्टेक्सिस जो है, इसमें जो नेजल ब्लीडिंग होती है इसका कॉज तो हम समझ गए कि आर्टरी के डैमेज होने से। अब स्पेशली साइट कौन सी है, जैसे कि ये नेजल सेप्टम हो गया, तो नेजल सेप्टम को ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं नेजल सेप्टम का, और उसको डिवाइड करें तो इंफीरियर एंड एंटेरियर, नीचे की तरफ आगे की तरफ, तो इंफीरियर एंटेरियर ये जो पोर्शन है इस डायग्राम के अंदर, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में ज्यादा रिस्क रहती है, मोर रिस्क रहती है। ठीक है, मोर रिस्क फॉर ब्लीडिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ की आर्टरी बिल्कुल एकदम पतली से पतली रहती है। अब दूसरा मैटर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो इसके कॉजेज हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो एक कॉज तो सभी को पता है, एक कॉज सभी को यह पता है कि गर्मियों में, ठीक है, गर्मी के अंदर जैसे समर सीजन हो गया, समर सीजन बोले तो मेडिकल लाइन में हम इसको कहेंगे ड्राई एयर। ठीक है, ड्राई एयर यदि नेजल एरिया में जाएगी, नेजल कैविटी में जाएगी ड्राई एयर, तो किसलबैच प्लेक्सस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और नेजल ब्लीडिंग होगी। अब एक डायग्राम में बनाता हूं जिसके अंदर किसलबैच प्लेक्सस का सारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये छोटा सा डायग्राम बनाया, क्लियर, और ये इसका माउथ हो गया। अब ये ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ब्लीडिंग कहाँ जा सकती है, ब्लीडिंग कहाँ जा सकती है। ठीक है, ये ब्लीडिंग एक तो बाहर की तरफ आती है, दूसरा ये ब्लीडिंग ऊपर लैक्रिमल डक्ट कनेक्टेड है ना, लैक्रिमल डक्ट के अंदर, ये लैक्रिमल डक्ट के अंदर ब्लड ऑक्यूमुलेट हो सकता है। दूसरा ये ओरल कैविटी के अंदर भी ब्लड आ सकता है और ब्लड विथ वॉमिटिंग का सिम्टम हमको दिखा सकता है, ब्लड विथ वॉमिटिंग। और ब्लड विथ वॉमिटिंग को आप क्या कहते हो, हीमेटेमेसिस। ठीक है, हीमेटेमेसिस का सिम्टम दिख सकता है यदि ब्लड ओरल कैविटी में आए और यदि वॉमिटिंग के साथ ब्लड बाहर निकले तो हीमेटेमेसिस हो सकता है, सलाइवा के साथ बाहर ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट हम इसमें कंडीशन लेते हैं, यही ब्लड यदि स्टमक में जाता है, ओरल कैविटी से स्टमक में जाता है, ठीक है, और स्टमक में से जाके ब्लड का नेचर क्या रहता है, ब्लड का नेचर रहता है कैथेरिक। अपने एनिमा के टाइप पढ़े होंगे, कैथेरिक एनिमा जो रहता है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ किया जाता है और डायरिया को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, हाँ, फीकल मटेरियल को बाहर निकालने के लिए यह स्टिमुलेट करता है। ब्लड का नेचर भी कैथेरिक नेचर का रहता है, मीन्स यदि ब्लड यहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया, इंटेस्टाइन में गया, तो ये क्या क्रिएट करेगा, डायरिया क्रिएट करेगा। क्या करेगा, डायरिया क्रिएट करेगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया,
फर्स्ट, लेक्रिमल डक्ट के अंदर भी एक्यूमुलेट हो सकता है। दूसरा कि ये ओरल कैविटी के अंदर ब्लड विथ वॉमिटिंग भी शो कर सकता है। इसके बाद ब्लड विथ स्टूल भी हो सकता है, डायरिया होगा और वो यदि ब्लड साथ में निकलेगा तो ब्लड विथ स्टूल भी हो जाएगा, ठीक है, ब्लड विथ स्टूल या ब्लड विथ डायरिया, ठीक है, ब्लड विथ स्टूल लिख लेंगे यहाँ पे। स्टूल फॉर्मेशन जो है उसके साथ ब्लड भी आ सकता है यदि कंडीशन बढ़ती जा रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो। एक चीज और है इसमें कि ये जो है डायरिया है और आयरन जो है वो कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट रहता है, ठीक है, आयरन जो है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। आयरन क्या क्रिएट करता है? कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है, कॉन्स्टिपेशन। इसीलिए इस तरह की कंडीशन में हम आयरन सप्लीमेंट भी देते हैं। क्या देते हैं? आयरन सप्लीमेंट। क्यों देते हैं? क्योंकि डायरिया को भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा और ब्लीडिंग हो रही है तो आयरन की क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। तो ये एपिस्टेक्सिस रिलेटेड फैक्ट थे। लेक्रिमल डक्ट में भी जाता है, ओरल कैविटी के साथ भी, वॉमिटिंग के साथ भी आ सकता है। नेक्स्ट, कैथरिक इफेक्ट रहता है जो डायरिया क्रिएट करता है, और यदि पर्सन को डायरिया होगा और साथ में ब्लड आएगा तो ब्लड विथ स्टूल भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं सीवियर कंडीशन में। और लास्ट में हमको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करवाने के लिए आयरन सप्लीमेंट हम देते हैं। ये तो पूरा डिस्कशन हो गया सर इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिस्टेक्सिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी। एपिस्टेक्सिस में इटियोलॉजी किस तरह से रोल प्ले करती है? तो मैं कहूँगा सर कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जैसे कि ड्राई एयर क्या करेगी आपके किसल बेच प्लेक्सस में केबीपी लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में। टेम्परेचर क्या करता है? ड्राई एयर होता है और ड्राई एयर जब केबीपी को क्या करेगा? डैमेज करेगा और ब्लीडिंग हो जाएगी। दूसरा कॉजेज हो सकता है सर फॉरेन बॉडी, ठीक है, क्या हो सकता है? फॉरेन बॉडी, क्योंकि कोई भी फॉरेन मटेरियल है वो इरिटेंट रहता है, ठीक है। जब नेजल कैविटी में जाएगा तो ये म्यूकोसा को डैमेज करके किसल बेच प्लेक्सस को भी इरिटेट करेगा और ये रप्चर हो जाएगी और क्या हो जाएगा? नेजल ब्लीडिंग होगा। थर्ड हम बात करें तो केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि किसल बेच प्लेक्सस जैसी आर्टरी को या पोस्टेरियर नेजल आर्टरी को डैमेज करे। किसको डैमेज करे? या तो किसल बेच प्लेक्सस को डैमेज करे या फिर पोस्टेरियर नेजल आर्टरी को डैमेज करे और ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, कोकेन, ठीक है, जो कोकेन के एब्यूज होने से क्या हो जा रहा है? नेजल ब्लीडिंग हो रही है। और चौथा कॉजेज में बताऊंगा मैकेनिकल में, जैसे कि पंच, किसी ने घुसा मार दिया, ठीक है, ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया और नेजल फ्रैक्चर हो गया। क्या हो गया? नेजल फ्रैक्चर। तो ये भी क्या कॉज करेगा? नेजल ब्लीडिंग करेगा। इसमें सारी आर्टरी डैमेज हो जाएंगी नेजल की। नेक्स्ट हेडिंग है रिस्क फैक्टर। एपिस्टेक्सिस के रिस्क फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं? तो मोस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर तो यही रहते हैं, ड्राई एयर, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या रहता है? ड्राई एयर में यदि रहेंगे, ज़्यादा गर्मीले एरिया में रहेंगे तो नेजल ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरे हाई एटीट्यूड मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है वो कम रहे और नेज़ल की अंदर जो ब्लड वेसल है उनका प्रेशर ज़्यादा रहे, तो ऐसी जगहों को अपन हाई एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है, हाई एटीट्यूड जगह पे रहना। इसके बाद फ्रैक्चर हो जाना, नेज़ल फ्रैक्चर हो जाना, ठीक है, और कोकेन, ये सारे रिस्क फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए। लेकिन जो चाइल्ड के अंदर होते हैं, स्पेशली चाइल्ड के अंदर ज़्यादा रिस्क रहती है, और चाइल्ड में जो ज़्यादा रिस्क रहती है उसके दो बड़े बड़े कारण रहते हैं। एक तो ड्राई एयर इन्हेलेशन, ठीक है, ड्राई एयर इन्हेलेशन पहला बड़ा रीज़न हो गया कि छोटे छोटे बच्चे धूप में निकल जाते हैं और नाक में से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। दूसरा, यंग एडल्ट के अंदर हम बात करें, यंग या यूथ के अंदर या एडल्ट के अंदर यदि बात करें तो इसमें ड्राई एयर तो रहता ही है, ठीक है, नेज़ल फ्रैक्चर भी रहते ही है, और केमिकल के अंदर जैसे
कोकेन एब्यूज़र्स, ठीक है, जो लोग कोकेन एब्यूज़ करते हैं, लंबे समय तक कोकेन यूज़ करते हैं, तो उनके भी पोस्टीरियर नेज़ल आर्टरी रप्चर हो जाती है, पोस्टीरियर नेज़ल आर्टरी रप्चर हो जाती है और उस कारण से नेज़ल ब्लीडिंग होती है। यदि हम ओल्ड एज में बात करें तो ओल्ड एज के अंदर हाइपरटेंशन ज़्यादा रिस्क करता है, ठीक है। ओल्ड पीपल में हाइपरटेंशन के कारण से नेज़ल आर्टरी रप्चर हो जाती है। तो चाइल्ड के अंदर ड्राई एयर इन्हेलेशन और कंपैरेटिवली यदि इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो ये ज़्यादा पाए जाते हैं, मोर इंसिडेंस, ठीक है। बच्चों में ज़्यादा चीज़ें ये पाए जाते हैं। ओल्ड के अंदर जो एपिस्टेक्सिस है वो रेयर केसेस में पाया जाता है। इसके बाद जो एंटेरियरली रहते हैं, एंटेरियरली एपिस्टेक्सिस ज़्यादा पाई जाती है। एंटेरियर नेज़ल आर्टरी रप्चर ये ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इसके ज़्यादा केसेस मिलते हैं। और पोस्टीरियर नेज़ल आर्टरी रप्चर के कारण से जो एपिस्टेक्सिस होता है इसके रेयर केसेस, कम केसेस पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है एपिस्टेक्सिस को, सपोज करो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं। तो एपिस्टेक्सिस का फर्स्ट लोकल है जो आप घर पर भी कर सकते हो, लोकल नेज़ल कंप्रेशन। नोज़ पे, ये जो नोज़ है इस पे पिंच करके रखना है और लोकल नेज़ल कंप्रेशन आपको देना है, कंप्रेस रखना है। लेकिन ये कंप्रेशन कितनी देर तक रखना है, 5 मिनट्स तक। यदि आप नोज़ के इस टिप ऑफ द नोज़ को यदि पिंच करके रखोगे, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक पिंच करके रखना है, प्रेस करके रखना है। और कंप्रेशन से आर्टरी क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगी और ब्लीडिंग होना रुक जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन भी हो जाएगा और ब्लीडिंग होना रुक जाएगा। दूसरा रहता है आइस एप्लीकेशन, ठीक है। आइस एप्लीकेशन मीन्स आप यहाँ पे आइस एप्लीकेशन करते हो, ठीक है, आइस बैग से। तो कोल्ड के कारण से, कोल्ड होने से जो आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, फ्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है नेज़ल पैकिंग। नेज़ल पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेज़ल पैकिंग एंटेरियरली भी होता है और नेज़ल पैकिंग पोस्टेरियरली भी होता है। यहाँ पे आर्टेरियल इंजरी है तो यहाँ पे आपको पैकिंग करनी है, यहाँ पे है तो यहाँ पे पैकिंग कैसे करते हैं, गॉज लेते हैं, गॉज, स्टेराइल गॉज से इसको नेज़ल को पैक करते हैं। लेकिन स्टेराइल गॉज के अंदर एक मेडिसिन रहती है फेनाइलेफ्रिन, फेनाइलेफ्रिन। और ये मेडिसिन जो है ये चाइल्ड के अंदर स्पेशली यूज़ की जाती है लोकल नेज़ल पैकिंग के लिए, एंटेरियर नेज़ल पैकिंग, पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। मेडिसिन का नाम फेनाइलेफ्रिन। इसके बाद है काउटराइजेशन। काउटराइजेशन ये डायथर्मी का प्रोसीजर है, डायथर्मी, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है और इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और जो सर्जरी में भी चीज़ यूज़ की जाती है ये। और जब कोई टिश्यू है, टिश्यू यदि डैमेज होता है और डैमेज होने के कारण जब ब्लीडिंग होती है तो ये काउटराइजेशन यहाँ पे दिया जाता है, हीट दी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी और बर्निंग होता है और टिश्यू यहाँ पे जल के क्लॉट हो जाता है। यहाँ की सारी ब्लड वेसल हीट के कारण से कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है डायथर्मी का टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहता है और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का भी मेथड रहता है। 100 डिग्री इज़ ओनली फॉर कोएगुलेशन, ठीक है। सिर्फ कोएगुलेट करना है तो 100 डिग्री डायथर्मी देते हैं और कोएगुलेट करके यदि टिश्यू को कटिंग करना है, टिश्यू को कट करके रिमूव करना है उतने टिश्यू को, तो इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 1000 डिग्री का चाहिए। नेक्स्ट है तेजपाल, ये शॉर्ट फॉर्म है। इस मैनेजमेंट में क्या होता है, ये मैनेजमेंट फर्स्ट मैंने आपको बताया था लोकल एप्लीकेशन, सेकंड बताया आइस एप्लीकेशन, फर्स्ट लोकल नेज़ल कंप्रेशन, सेकंड है आइस एप्लीकेशन या आइस कंप्रेशन, थर्ड है नेज़ल पैकिंग। ये एंटेरियर नेज़ल पैकिंग होती है और पोस्टेरियर नेज़ल पैकिंग भी होती है। लेकिन मेडिसिन कौन सी चलती है इसके अंदर, फेनाइलेफ्रिन। नेक्स्ट है काउटराइजेशन। काउटराइजेशन को अपन डायथर्मी भी कहते हैं। ये दो तरीके से दी जाती है, 100 डिग्री, 1000 डिग्री। 100 डिग्री ओनली फॉर कोएगुलेशन, 1000 डिग्री कोएगुलेशन एंड कटिंग पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट है तेजपाल। ट्रांस नेज़ल एंडोस्कोपिक, ट्रांस नेज़ल एंडोस्कोपिक स्फेनोपेलेटिन आर्टरी लाइगेशन, ठीक है। ट्रांस
नेजल, एंडोस्कोपिक, स्फेनोपेलेटिन, स्फेनोपेलेटिन आर्टरी लाइगेशन, स्फेनोपेलेटिन आर्टरी लाइगेशन। ठीक है, कौन सी आर्टरी डैमेज हो रही है? स्फेनोपेलेटिन आर्टरी डैमेज हो रही है। एंडोस्कोपिक की मदद से हम ये प्रोसीजर करते हैं। और ट्रांसनेजल, ये जैसे सपोज करो ये नोज़ है, तो नोज़ के एक्रॉस स्ट्रक्चर में हम एंडोस्कोपिक यहाँ से डालेंगे और डायरेक्ट आर्टरी का लाइगेशन करते हैं। तो ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्फेनोपेलेटिन आर्टरी लाइगेशन। लाइगेशन मीन्स आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना, आर्टिफिशियली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरी, दैट इज कॉल्ड लाइगेशन, ताकि क्या हो? ब्लीडिंग ना हो। तो ये हो गया तेजपाल। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग द कंसंट्रेशन। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।